हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में कम नंबर है दोस्तों, हम आप लोगों को कल भी प्रॉमिस किए थे कि लगातार 50 दिन तक वीडियो आएगा जीएस से रिलेटेड। आज आप हमारा फेस नहीं देख पा रहे होंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से कल से हम फेस के साथ आएंगे। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का। जितने भी जीएस के सवाल आए हैं उतना देखिए, 40 सवाल तो बोला जाता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी एक दो सवाल कम भी आते हैं या फिर वो सवाल रीजनिंग में काउंट हो जाता है। तो उस तरह से थोड़ा मोड़ा सवाल एक दो कम ही आपको मिलने का संभावना हो सकता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। लेकिन हम आपको पूरा वीडियोज में बताएंगे 40 सवालों के बारे में आज 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का। और इसी को पढ़कर नौकरी होगा, बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा ना कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसी को आइडिया लगाते हुए आप तैयारी करेंगे अपना, तो निश्चित है कि जीएस में आप अच्छा स्कोर करेंगे। और ये आपका वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान और गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉयल के नियम के अनुसार। दोस्तों इसमें क्या होता है कि स्थिर तापमान, इसमें जो होता है दोस्तों टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट तो ये जो आपका गैस का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर का जो क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो है हमारा बॉयल के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर ए आपका था 1, यहाँ पे ए नंबर 1 में वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास कि कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बताइए दूध उत्पादन को मतलब कौन सी क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको सवाल पूछा है कि कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धूसर रंग। देखिए उर्वरक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फर्टिलाइजर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर का कलर, अगर आप गांव देहात से होंगे, खेती वगैरह किए होंगे और फर्टिलाइजर को देखे होंगे, तो ये थोड़ा धूसर कलर का होता ही है, ग्रे कलर का होता है। इसीलिए ग्रे रंग को हम लोग बोलते हैं उर्वरक क्रांति। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है दोस्तों, क्या है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसका चेतावनी देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु प्रदूषण। दोस्तों लाइकेन का जो कलर होता है ना, लाइकेन का कलर वो बदलने लगता है अगर वायु प्रदूषण का, अगर वातावरण में वायु का प्रदूषण यानी कि वायु को आप लोग क्या बोल सकते हैं, एयर पोल्यूशन अगर बढ़ता है तो क्या होता है भैया, लाइकेन का कलर बदलने लगता है। तो लाइकेन जो है एक ऐसा जीव है, क्या करता है, ये वायु प्रदूषण का सूचक है। दोस्तों आपको हम व्यूज के लिए या फिर किसी दूसरे चीज़ के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, आप ये सब चीज़ का फहमी होंगे तो गलत होंगे। आपको हम हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे आने से पहले, आपको तो पीडीएफ मिल ही गया होगा, उसको आप पहले पढ़िए, उसके बाद यहाँ हमारे चैनल पर आइए और यहाँ पे आप आने के बाद क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, तुरंत क्लिक करवाइए कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो आपको याद हुआ, जो आप पढ़े हैं वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम ये तरीका लगा रहे हैं क्या कि आप लोगों को आसानी हो, इससे हमारा भी आसानी होता है कि हम भी चीज़ों को अच्छे से और अच्छा से क्लैरिटी के साथ पढ़ पाते हैं। तो हमारा दोनों का कन्वर्सेशन होगा तो चीज़ समझिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप इसको पढ़ने से पहले या फिर चैनल पर आने से पहले आप अपना रूम में मोबाइल पर जरूर ही पीडीएफ इसका देख लें। तो देखिए लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, यानी कि एयर पोल्यूशन का क्या देता है दोस्तों, चेतावनी देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो दोस्तों एक किया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार
राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना का प्रयास किया था इंडिया में पहली बार, नेशनल इनकम का, ठीक है, नेशनल इनकम का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है कि साहित्य एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साहित्य एकेडमी का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह से आप जुड़ सकते हैं, हर किसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कंफर्म 100% जुड़ ही लीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आते हैं कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921-22। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में। 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1914 से लेके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1959 में आपका 1959 नहीं, 1939 से 1944 के बीच में दोस्तों आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के प्रमुख 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये सब दोस्तों आप याद रखिएगा, ये सब कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 1739 में चौसा का लड़ाई हुआ था, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत के लिए दिया जाता है, यानी कि म्यूजिक के लिए दिया जाता है। म्यूजिक से संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, इसमें नो डाउट। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार केवल और केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन दोस्तों हर किसी के लिए हो सकता है हार्ड हो जाए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रैंडमली पूछ देता है तो दिक्कत हो जाता है आदमी को। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है, इसमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव कुमार शर्मा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इससे आप 100% जज कीजिएगा कि किस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं और हमको किस तरह से तैयार होना है और क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। प्रीवियस ईयर से आपको यही सबसे बड़ी फ़ायदा मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के पास है, क्या है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। गोल गुंबद कहाँ पे, देखिए दो तरह की चीज़ें दोस्तों, एक है आपका यहाँ पे गोल गुंबद और एक आपका है गोल घर। अगर गोल घर का बात किया जाए तो ये आपका है पटना में, पटना जो बिहार की राजधानी है। और अगर आपके पास गोल गुंबद बोला जाए तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के पास है, ये इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीडीपी जिसमें पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे जीडीपी पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे एनएनपी पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे आपको जीएनपी पढ़ना पड़ता है। इस तरह के टॉपिक जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। नेट नेशनल एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, किसका फुल फॉर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनएनपी का। अब बोल रहा है कि एनएनपी का क्या मतलब क्या इसका फार्मूला होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये है ऑप्शन नंबर ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है सी और ये है डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीएनपी माइनस डेप्रेसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रेसिएशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर ये 19 हो चुका है,
क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। दोस्तों दो तरह के परिषद होते हैं राज्य में। एक होता है आपका, दो तरह के मतलब इसमें ये होते हैं लेजिस्लेचर होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका विधानसभा और एक आपका होता है विधान परिषद। इन दो चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। एक सेकंड, बैटरी लो दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। कीप में जाने के बाद एक सेकंड। चलिए दोस्तों, आपको बताए थे अभी क्वेश्चन पे, बैटरी यहाँ पे लो बता रहे, चार्ज में लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताए थे दो तरह के लेजिस्लेचर होते हैं, दो तरह के कानून बनते हैं, दो तरह से मतलब यहाँ पे होता है। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे राज्य में आपका विधानसभा होता है और एक आपका होता है यहाँ पे विधान परिषद। तो विधानसभा तो आपको पता ही है कि हर एक राज्य में विधान परिषद होता है, लेकिन विधान परिषद जो है दोस्तों वो कुछ ही राज्य में है, जिसमें से एक उसमें शामिल है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। दोस्तों विधान परिषद की बात करें तो यूपी में है, या उसके बाद आपका बिहार में है, उसके बाद आपका कर्नाटक में भी है, और आपका आंध्र प्रदेश में भी है, और शायद तेलंगाना में है, इसको आप कंफर्म कर दीजिएगा। लेकिन यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आपका विधान परिषद है दोस्तों, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC इसको बोलते हैं। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MLA को बोलते हैं हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपका हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। UNO का आपको एक चीज़ और बताना है कि बताइए UNO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, ये भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, आपका नॉलेज चेक हो जाएगा जीके का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम लोग का देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। दोस्तों आपको दो लड़ाई हमेशा भारतीय इतिहास में याद रखना, आधुनिक भारत के इतिहास में। पहला जो लड़ाई है वो है 1757 का, और दूसरा जो लड़ाई है वो है 1764 का। 1757 में दोस्तों प्लासी का लड़ाई लड़ा गया था, और 1764 में जो है यहाँ पे बक्सर का लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अभी हमारा चर्चा है प्लासी का लड़ाई में, तो बोल रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिराजुद्दौला। और कब लड़ा था, तो 1757 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें जो है दोस्तों वो सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों के पास है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है और कई बार ये रिपीट कर चुका है। तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का यानी कि वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी दोस्तों इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, बहुत लोगों ने आके जीव जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा था, लेकिन इनका जो बांटने का तरीका था किसका, कार्ल लिनियस का, और अलग मतलब और वैज्ञानिकों से और साइंटिस्टों से अलग था। तो इसीलिए इसको टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, किसको, कार्ल लिनियस को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 24 नंबर। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मुंबई में। ठीक है, मुंबई में दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों के पास है कि पहला भारतीय संचार उपग्रह यानी कि भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या था? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि एप्पल। एप्पल जो था दोस्तों ये हमारा पहला संचार उपग्रह था। लेकिन अगर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत द्वारा पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था, तो इसका कब छोड़ा गया था तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन आर्यभट्ट जो है दोस्तों, आर्यभट्ट याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है दोस्तों ये पहला सैटेलाइट था जिसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था भारत के द्वारा। ठीक है, आर्यभट्ट सैटेलाइट था, ये हमारा दिमाग से हट रहा है कि कब छोड़ा गया था, शायद 1971 या 72 में इसको छोड़ा गया था आर्यभट्ट सैटेलाइट को। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों के पास है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयमंडल। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? बायोस्फीयर बोलते हैं जैवमंडल को। जैव का मतलब होता है जीव, और जहाँ पे जीव मौजूद होगा वहाँ जीवन मौजूद होगा, और जहाँ जीवन मौजूद होगा उसको हम लोग बोलेंगे जैवमंडल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस कहाँ का कार्यक्रम है, मतलब किसका ये कार्यक्रम है, ये किसका प्रोग्राम है, ये सवाल में पूछा है, ये करंट अफेयर का शायद सवाल है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभामंडल। प्रभामंडल बोलते हैं सूर्य की चमकती हुई सतह को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों के पास है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखना आपको, ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कैनबरा, ये कई बार एग्जाम में बने हुए सवाल हैं कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ पे है। और ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ये छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है सो छठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के फिजिकल मेमोरी में के संग्रहित परिमाणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर है, इसको अगर हम बाहर में प्रिंट करवाते हैं तो इस डेटा को इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आउटपुट प्रोसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये आपका एग्जाम में सवाल बने हुए कि बताइए येन किसकी मुद्रा है, येन किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि जापान की जो मुद्रा है दोस्तों ये आपका येन है। ठीक है, इसी तरह से आपको कभी कभी यूएसए का मुद्रा पूछा जाता है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो है आपका डॉलर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूचना प्रौद्योगिकी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है दोस्तों NIU का फुल फॉर्म, ये सूचना प्रौद्योगिकी में यानी कि सूचना पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों के पास यहाँ पे है, 33 में है कि जन शिक्षण संस्थान यानी कि JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोगों के पास है काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। मास जो है दोस्तों ये आपका अदिश राशि है। यहाँ से आपको एक चीज़ और पूछेगा वर्क क्या है, तो ये भी आपका अदिश राशि ही है। यहाँ से आपको पूछता है कि करंट क्या है, तो ये भी आपका एक प्रकार से अदिश राशि ही कहलाता है। तो आपको याद रखना है अदिश राशि का ये सब एग्जाम्पल। ठीक है, और ये सब जो वेग हैं, संवेग हैं, बल हैं, ये सारे क्या हैं दोस्तों? ये हैं आपका सारे सदिश राशि। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों के पास है नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आए हैं, कई बार एग्जाम में नहीं, मतलब इस टॉपिक से संबंधित कई बार एग्जाम में आए हैं सवाल। 2020 में इकोनॉमिक साइंस के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉबर्ट बी विल्सन ने। ठीक है, रॉबर्ट बी विल्सन को इकोनॉमिक के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों के पास ये फिल्म से संबंधित क्वेश्चन है और आते हैं एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में। 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गली बॉय को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 ये कहाँ से है दोस्तों? ये है आपका सवाल हिस्ट्री से। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक ने ही इस झंडा को स्टुटगार्ट लाया था, नहीं इस झंडा को भारत लाया था, जिसको स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्री का सवाल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोगों के पास है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, और ये एग्जाम में कंप्यूटर से एक दो सवाल आते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं सहायक मेमोरी। ठीक है, सहायक मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पी रोम। ठीक है, पी रोम जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोगों के पास है कि भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों आप सभी को पता है कि 1946 में हमारे देश में आया था। कौन सा मिशन आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर यह कहा गया था कि अब हम अपने देश को यानी भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत को आज़ाद कर देंगे तो भारत आज़ाद होने के बाद क्या ऐसे ही यहाँ पे शासन चलने लगेगा? यहाँ पे संविधान होना चाहिए, यहाँ का सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले भारत में संविधान का निर्माण किया जाने लगा और उसका विचार, संविधान सभा का विचार
पहली बार किसने दिया था, तो वो दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम एन रॉय के द्वारा। संविधान सभा का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विस्तार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ASSEMBLY, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सबसे पहले विचार दिया था, थॉट दिया था, वो दिया था एम एन रॉय। असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा, जहाँ सभी लोग बैठते हैं, वहाँ विचार करते हैं किस तरह से हम लोगों का संविधान बनना चाहिए, बस उसी को सभा बोलते हैं। तो संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था। अब एक सवाल शायद और आपके पास बच सकता है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोगों के पास है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो उस समय दोस्तों से वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल था 1916 से 1921 के बीच, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, अब इस तरह से आपका, एक सेकंड, क्वेश्चन रिपीट करने लगा क्या, एक सेकंड, ये लगता है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, दोस्तों शायद हमको लगता है नंबरिंग में कहीं गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको आपको याद रखना है, पूरा हम करवा देते हैं। टोटल स्लाइड जो आपके पास है वो है 80 तक, तो 80 तक हम टोटल आपको करवा ही देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ही यहाँ सिर्फ लिखते हैं, कहीं कहीं नंबरिंग में शायद दिक्कत हुआ होगा। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला। तो अगला क्वेश्चन में हमारे पास है, अगला क्वेश्चन में हम लोगों के पास है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है, तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के काल में। उस समय जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी मौलिक कर्तव्य बढ़कर हो गया है 11। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उसको फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम का शुरुआत किया था भारत सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेटिविटी का क्वेश्चन, ये आपका फिजिक्स का है कि रिलेटिविटी का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो है दोस्तों आपका अल्बर्ट आइंस्टीन से, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन से। इसको दोस्तों 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसी ने E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1969 में पहला एटॉमिक पावर स्टेशन चालू किया गया था भारत में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें तो ये है कि सेब से संबंधित रोग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है सेब से संबंधित कोई भी रोग हो तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब क्वेश्चन हमारा सारा कंप्लीट हो गया और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए दोस्तों। नंबरिंग में कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो उससे घबराने की बात नहीं है, टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिए ताकि हर किसी को लाभ मिल सके और आगे आने वाले एग्जाम में यानी NTPC में बेहतर परफॉर्मेंस वो कर सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।